ट्रेन हार्ड, रिकवर स्मार्ट। तो ये जो पहला पॉइंट है ये तो मोस्टली लोगों को कवर होता है, बट रिकवरी का इंफॉर्मेशन इतना ज्यादा नहीं है सब लोगों के पास। आपको सब लोग बोलते होंगे कि रेगुलर ट्रेन करो, फिट रहोगे, खुश रहोगे, बट एक्चुअल में मोस्टली लोग जो हम देखते हैं वो 7 या 10 दिन में अपना ट्रेनिंग छोड़ देते हैं। इसका रीजन क्या होता है? वो अपना डे बाय डे का वर्कआउट को रिकवर ही नहीं कर पाते हैं। तो एट लास्ट 5वें, 6ठे, 7वें दिन उनको फील होता है बहुत सारा फटीग, स्टिफनेस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइटनेस कोच। माय नेम इज मलकीत और मैं आज आपको कवर करवाने वाला हूँ कूल डाउन के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जनरली आपको 3 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला अपना ब्लड फ्लो को कंट्रोल करना उस सेशन के बाद। दूसरा लैक्टिक एसिड को फ्लश करना अपना मील लेने से पहले। और तीसरा इंजरीज को प्रिवेंट करना नेक्स्ट सेशन के लिए। तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप कुछ भी इसमें से मिस कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि जो भी आपका टारगेट है, चाहे आप परफॉर्मेंस टारगेट कर रहे हैं, चाहे आप स्ट्रेंथ टारगेट कर रहे हैं या फैट बर्निंग के लिए आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो आपको उतना सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। फर्स्ट पॉइंट है ब्लड फ्लो। तो जिस टाइम पे हम लोग वर्कआउट कर रहे होते हैं, हार्ट काफी फास्ट पंप करता है ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी, क्योंकि वो एक्स्ट्रा इंटेंसिटी के लिए एक डिमांड होता है बॉडी का। लेकिन जिस टाइम पे हम स्टॉप करते हैं वर्कआउट को, विद इन 10-15 मिनट्स में वो हार्ट बीट काफी स्लो हो जाती है। तो अब आपको देखना ये है कि वर्कआउट के बाद सब लोग मील्स प्रॉपर टारगेट करते हैं। लेट्स से आपके कोच ने बोला आपको इतना इतना प्रोटीन कंज्यूम करना है, इतना कैल्शियम लेना है, इतना इतना मल्टीविटामिन्स लेना है, बट क्या वो पूरा बॉडी में प्रॉपरली सप्लाई हो पा रहा है? अब एक चीज आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो मील्स कंज्यूम करते हैं वो मील्स नहीं आपका बॉडी में जा रहा है, उसका न्यूट्रिशन सप्लाई होता है ब्लड के थ्रू। और अगर आपका ब्लड फ्लो स्लो है नॉर्मल स्टेट की बजाय, तो आप उस मील को प्रॉपर कंज्यूम नहीं कर पाओगे। लेट्स से आपने 30 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम किया है, आप हो सकता है उसका आधे से ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू आपका बॉडी एब्जॉर्व ही ना कर पाए। तो मेक श्योर करें कि ब्लड दोबारा से प्री एक्सरसाइज स्टेट पे आ जाए कूल डाउन के बाद। पॉइंट नंबर 2, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड को अगर मैं इजी वर्ड में एक्सप्लेन करूं तो आपके कंफर्ट जोन की लिमिट लैक्टिक एसिड ही आपको दिखाता है। मान लीजिए मैं 20 पुशअप्स बहुत इजीली कर लेता हूं, तो वो मेरा एक कंफर्ट जोन है पुशअप्स करने में। जैसे ही मैं उस लिमिट को क्रॉस करूंगा तो मुझे एक बर्निंग सेंसेशन फील होगी उन पार्ट्स में जो रिस्पॉन्सिबल है पुशअप्स को करने के लिए। जैसे पुशअप्स के लिए ट्राइसेप, शोल्डर और विंग्स जनरली मेन पार्ट प्ले करते हैं। तो जैसे ही मैं अपना कंफर्ट जोन क्रॉस करूंगा, जो 20 या 30 पुशअप्स था, उसके तुरंत बाद मुझे बर्निंग सेंसेशन फील होगी। तो वो बेसिकली लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है उन मसल ग्रुप्स में जो उस एक्सरसाइज को करने के लिए मेरे को हेल्प कर रहे हैं। अब लैक्टिक एसिड बेसिकली एक नेचुरल तरीका होता है बॉडी के प्रोड्यूस करने का, क्योंकि जब जब आपके मसल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो आपका बॉडी कार्ब्स को ब्रेक डाउन करता है एनर्जी में, और उसी टाइम पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। आमतौर पे लैक्टिक एसिड ज्यादा प्रोड्यूस तब होता है जब लोगों को प्रॉपर ऑक्सीजन कंज्यूम करने की आदत नहीं होती है। जैसे काफी बार आपने शायद सुना हो अपने कोचेस से, वो लोग अलग अलग ब्रीथिंग पैटर्न सिखाते हैं कि भागते वक्त ऐसे सांस खींचना है, ऐसे सांस छोड़ना है। ये सब टेक्निक्स लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन कम कर देती है। कम करने का मतलब है कि जो मेरे को बर्निंग सेंसेशन 20 या 30 पुशअप्स में फील हो रही थी, हो सकता है वो 40 के बाद मुझे फील हो, 45 के बाद फील हो। तो आपका एक्सरसाइज अपने आप ही इंप्रूव हो जाता है। तो लैक्टिक एसिड बेसिकली कोई गलत चीज नहीं है, नेचुरली फ्लश हो जाता है आपका बॉडी में 3 to 4 आवर के अंदर अंदर। लेकिन इशू ये है कि जनरली हमें मील्स प्लान करने होते हैं 30 to 60 मिनट्स के अंदर अंदर आपके वर्कआउट के बाद। मान लीजिए मैंने अभी अपना 1 घंटे का 2 घंटे का सेशन पूरा कंप्लीट कर लिया है, मैं विद इन 30, 40, 50 मिनट्स के बाद अपना पोस्ट वर्कआउट मील कंज्यूम करूंगा। तो अब ध्यान ये रखना है आपको कि सबसे ज्यादा रिकवरी कौन से पार्ट को टारगेट करना चाहिए हर सेशन के बाद। उन मसल ग्रुप्स को जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल थे उस सेशन के पार्ट्स को कवर करने के लिए। तो आप एक चीज देखिए कि सबसे ज्यादा लैक्टिक एसिड उन्हीं मसल ग्रुप्स में प्रोड्यूस हुआ है जिनमें आपने सबसे ज्यादा पुश किया था। तो अब आपको उसको फ्लश करना बहुत जरूरी है अपना मील कंज्यूम करने से पहले, अदरवाइज वो पूरा मील को वेस्ट करेगा। एटलीस्ट वो पार्ट पूरा कभी नहीं रिकवर हो पाएगा जो आपने सबसे ज्यादा उस सेशन में पुश किया है।
क्योंकि उस पार्ट में मसल्स और ब्लड सेल्स के बीच में अच्छा खासा लैक्टिक एसिड स्टक होता है, जिसको 3, 4, 5 घंटे तक लग सकते हैं फ्लश होने में। तो कूल डाउन बेसिकली, जैसे पहले पॉइंट में हमने बात किया था, आपका ब्लड का फ्लो बढ़ाता है। तो ब्लड का फ्लो बढ़ाना लैक्टिक एसिड को फ्लश करने में बहुत बेनिफिट देता है। जैसे ही आपका ब्लड का सर्कुलेशन एक अच्छी क्वांटिटी में मूव करता है सेशन के बाद, आपका बॉडी अपने आप से लैक्टिक एसिड को फ्लश करते हैं। थर्ड पार्ट है इंजरीज को प्रिवेंट करना नेक्स्ट सेशन के लिए। मान लीजिए मैं एक मुआई थाई ट्रेनी हूँ और मुझे अपनी एल्बोज में पावर बढ़ानी है। तो अब मुझे पता है कि एल्बोज के अंदर जो स्ट्रेंथ डिलीवर करने के लिए सबसे ज्यादा विंग्स के जो मसल्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो मैंने कुछ एक्सरसाइजेज ऐड किया अपने डेली सेशंस में, ताकि मैं अपने विंग्स की पावर बढ़ा पाऊं एल्बोज में मैक्सिमम स्ट्रेंथ लेने के लिए। तो उस केस में हर सेशन के बाद मुझे उन पार्ट्स की स्ट्रेचिंग अलग से डेडिकेट करनी पड़ेगी, ताकि अगले दिन मैं फिर से उनको पुश कर पाऊं। क्योंकि जो भी इस टाइप के टारगेट्स होते हैं जिसमें हमें कुछ इंडिविजुअल मसल्स में स्पीड चाहिए या स्ट्रेंथ चाहिए, या मुझे बॉडी बिल्डिंग करना है, मुझे उस पार्ट्स का साइज बढ़ाना है, तो उस केस में हर सेशन के बाद एक डेडिकेटेडली उन पार्ट्स को स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगले सेशन में वो पूरा एक रिलैक्स स्टेट में फिर से दोबारा वर्क करना शुरू कर दें। अदरवाइज वो पार्ट सबसे ज़्यादा रिस्क में होगा नेक्स्ट सेशन में इंजर्ड होने के लिए। इंजरी के चांसेस बढ़ाना इज लाइक आपके काफ़ी सारे सेशंस वेस्ट हो जाएंगे, और यही इकलौता रीज़न होता है मोस्टली लोगों में इंजरी होने का, क्योंकि वो बैक टू बैक कुछ पार्ट्स को कुछ टारगेट्स के लिए चेज करते हैं, लेकिन लास्ट में जाते जाते वो पार्ट या तो रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है, या रिजल्ट्स इंप्रूव होना बंद हो जाते हैं, या फिर वो पार्ट इंजर्ड हो जाता है। उसका रीजन सिर्फ यही है कि हम उस पार्ट की रिकवरी के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं अलग अलग एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स के हिसाब से कौन सा कूल डाउन की एक्सरसाइज सबसे बेस्ट रहती है, उसके ऊपर भी कुछ वीडियो बनाऊं, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।